बिना देर किए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स बाय फिलिप फिशर। क्या आप भी एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? तो टेंशन किस बात की, क्योंकि फिलिप फिशर इसके लिए आपको एग्जैक्ट तरीका बताएंगे। फिलिप फिशर एक बेहद सक्सेसफुल और जाने माने इन्वेस्टर हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। अपनी बुक में फिशर डिस्क्राइब करते हैं कि एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर किसे कहते हैं और कैसे आप भी वो बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट के एक्सपीरियंस के बारे में, जो आपको स्टॉक बिजनेस की एक नई दुनिया में ले जाएंगे। तो इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत होती है इस चैप्टर से, क्लूज फ्रॉम द पास्ट, पार्ट 1। चैप्टर 1 एंड 2। इस चैप्टर में फिलिप पास्ट के स्टॉक मार्केट का आइडिया देते हैं और यह भी बता रहे हैं कि कैसे हम इसे प्रेजेंट और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। स्टोरी ये कहती है कि पास्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें फ्यूचर के बारे में हिंट देता है। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के पहले अच्छा होगा कि हम एक नजर पास्ट में भी डाल लें और यह समझने की कोशिश करें कि लोग किस तरह से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते थे। तो पहले के वक्त में स्टॉक खरीदने के 2 तरीके होते थे। पहला तरीका था सस्ते में स्टॉक्स खरीदो और फिर जैसे ही उनके दाम बढ़े फौरन बेच दो। दूसरा तरीका था अपने स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखो, यानी तब तक वेट करो जब तक कि आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता। पास्ट में दूसरे मेथड के ज्यादा फायदे हुआ करते थे। सुनने में अजीब लगता है ना? तो मान लीजिए कि अगर आपने आज से 25 साल पहले किसी कंपनी में $10,000 इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो यानी आपके वही स्टॉक का आज रेट होगा $2,50,000। पर वक्त बदल चुका है। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट में मेथड ठीक नहीं है? नहीं, इसका उल्टा है, यानी यही सबसे बेस्ट मेथड है। आज से कुछ साल पहले बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन किसी एक फैमिली के अंडर होती थी और बिजनेस पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता जाता था। उस वक्त कंपनी का एक ही गोल होता था कि फैमिली बिजनेस चाहे जिसके भी हाथ में जाए पर पहले की तरह फलता फूलता रहे। लेकिन आज की कॉर्पोरेशन की सोच इस तरह की नहीं है। आज जो भी लोग बिजनेस हेड होते हैं क्वालिफाइड लोग होते हैं जो अपनी जॉब डिजर्व करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि आज की कॉर्पोरेशन से उम्मीद की जाती है कि वो उन कंपनी से भी अच्छा बिजनेस करें जो आज से 25 या 50 साल पहले बिजनेस किया करती थी। तो ये पास्ट हमें फ्यूचर के क्लूज देता है कि आगे स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम प्रेजेंट में बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आप राइट कंपनी ढूंढेंगे कैसे? इसका भी पता लगाने का एक तरीका है, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि स्किल्ड भी हो और जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की सारी बातें भी जानता हो। वैसे ये लॉजिकल लगता है लेकिन है काफी इम्प्रैक्टिकल। लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल आइडिया इसीलिए है क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल लोग ज्यादा मिलते नहीं हैं और जो होते हैं वो पहले से ही टॉप पेइंग जॉब्स में हैं। पर खुशकिस्मती से हमारे पास पता करने का एक और तरीका है। वो क्या तरीका है? नेक्स्ट चैप्टर से समझेंगे। What to buy? The 15 points to look for in common stock. Chapter 3. फिशर 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखते हैं ताकि आप जान सकें कि किस टाइप की कंपनीज अवॉइड करनी चाहिए। तो स्टॉक चूज करने का बेस्ट तरीका क्या है? 15 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको स्टॉक खरीदने के पहले एनालाइज कर लेने चाहिए। पहला, क्या कंपनी का कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो कई सालों से मार्केट में प्रॉफिट कमा रहा है? क्योंकि टाइम के साथ साथ मार्केट में भी चेंजेस आते हैं। जो लोगों को आज से 10 साल पहले पसंद था जरूरी नहीं कि आज भी वही चीज डिमांड में रहे। पहले हर कोई रेडियो लेना चाहता था, लेकिन अब क्योंकि टेलीविजन की डिमांड ज्यादा है तो आजकल रेडियो की सेल काफी कम होती है। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे स्टॉक चूज करने चाहिए जो कि न सिर्फ आज के माहौल में प्रैक्टिकल चॉइस हो बल्कि फ्यूचर के हिसाब से भी अच्छा साबित हो। दूसरा, क्या मैनेजमेंट सेल्स बढ़ाने का इरादा रखती है? कुछ कंपनीज जो आने वाले सालों के हिसाब से प्रॉफिटेबल लगती हैं, लेकिन जिनके पास आगे की डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान नहीं है, ऐसी कंपनीज सिर्फ वन टाइम प्रॉफिट के लिए अच्छी होती हैं।
एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जिनके पास एक वेल डिवाइस्ड प्लान हो, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनीज आपको मिलेंगी जो कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए झूठ बोलकर खराब कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ऐसी कंपनीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ज्यादा कम खर्चे को प्रायोरिटी देती हैं। बेशक ये कंपनीज शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा लें, पर लॉन्ग टर्म में फ्लॉप हो जाती हैं। तीसरा, कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसकी साइज के कंपैरिजन में कितना इफेक्टिव है। हर कंपनी अपनी डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ खर्च जरूर करती है, कोई कम तो कोई ज्यादा। आपको यह ध्यान में रखना है कि कंपनी के डेवलपमेंट पर किए गए खर्च को उस कंपनी के खुद की साइज के साथ कंपेयर करना है, न कि दूसरी कंपनी के साइज से। ऐसा ना हो कि आप कंपनी ए के खर्चों को कंपनी बी से कंपेयर करो, जिसका खर्च ए से ज्यादा तो है पर साइज में देखें तो वो कम है। जैसे मान लो कि कोई बड़ी कंपनी $20,000 खर्च करती है और छोटी कंपनी $5,000, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे बड़ी कंपनी को चूज कर लो। आपको ये चेक करना है कि कंपनी का साइज बड़ा होने के बावजूद इसका खर्च इसके साइज के मुकाबले कम है। चौथा, क्या कंपनी की एवरेज से ज्यादा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। एक कंपनी चाहे कितने ही आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट और सर्विस बना ले, पर तब तक सक्सेसफुल नहीं मानी जाएगी जब तक कि वो अपनी टारगेट सेल्स अचीव नहीं कर लेती। चाहे कंपनी अच्छा ही प्रोडक्शन कर रही हो, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग ठीक से नहीं की गई तो सारा प्रोडक्शन वेस्ट चला जाएगा। पांचवा, क्या कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है। सेल्स तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब उससे प्रॉफिट हो। इसलिए जरूरी है कि आप प्रॉफिट के नजरिए से कंपनी को देखें। अगर कंपनी की ज्यादातर कमाई खर्चों पर ही निकल रही है और प्रॉफिट जीरो है, तो समझ जाइए कि ऐसी कंपनी घाटे में चल रही है और इसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। छठवां, अपने प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन या इंप्रूव करने के लिए कंपनी क्या कर रही है। किसी कंपनी की सक्सेस इस बात से डिसाइड नहीं करनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उसने कितना प्रॉफिट कमाया, बल्कि इसके बजाय हमें पास्ट रिकॉर्ड और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी अचानक से वन टाइम ह्यूज प्रॉफिट परसेंट काफी नहीं होता। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं करती है तो प्रॉफिट कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म बेस्ड होनी चाहिए। सातवां, क्या कंपनी की आउटस्टैंडिंग लेबर और पर्सनल रिलेशन ठीक है। बुरा लेबर और पर्सनल रिलेशन आए दिन कंपनी के अंदर होने वाली स्ट्राइक की वजह बन सकता है। कोई भी कंपनी तभी अच्छा कर सकती है जब उसकी लेबर खुश रहेगी और मन लगाकर काम करेगी। आठवां, क्या कंपनी के एग्जीक्यूटिव रिलेशंस आउटस्टैंडिंग हैं। लोअर वर्कर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है हायर एग्जीक्यूटिव्स के साथ रिलेशन मेंटेन करना, क्योंकि अपने वर्कर्स के साथ खराब रिलेशनशिप रखने से कंपनी को अपने वैल्यूएबल एग्जीक्यूटिव से हाथ धोना पड़ सकता है। साथ ही प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। नौवां, क्या कंपनी का अपने मैनेजमेंट पर होल्ड है। छोटी कंपनी ज्यादातर वन मैन मैनेजमेंट पर डिपेंड करती हैं, लेकिन इन कंपनीज में कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जब उनका सिंगल सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान मौजूद नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी उन्हें रेडी रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। 10वां, कंपनी की कॉस्ट एनालिसिस और अकाउंटिंग कंट्रोल किस हद तक अच्छी है। प्रॉपर एनालिसिस और अकाउंटिंग बेहद जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस मैनेजमेंट को उन एरियाज की रिपोर्ट देगा जहां कंपनी को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। 11वां, क्या बिजनेस के दूसरे प्रॉफिटेबल एस्पेक्ट्स हैं जो इन्वेस्टर को कोई क्लू देते हैं। ये एरिया हर कंपनी में अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिटेल कंपनी का जहां तक सवाल है, जो चीज मैटर करती है वो ये है कि कंपनी में किस हद तक रियल एस्टेट मामलों को हैंडल करने की स्किल है। लेकिन सेम चीज किसी और टाइप की कंपनी के लिए मायने नहीं रखेगी। कंपनी की रियल सिचुएशन को समझने के लिए कई सारे एस्पेक्ट्स पर गौर करना जरूरी है। 12वां, प्रॉफिट को लेकर क्या कंपनी का शॉर्ट रेंज नजरिया है या फिर लॉन्ग रेंज। कंपनीज जो कि हर कीमत पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंपॉर्टेंस देती हैं, उन्हें ही लॉन्ग रन में सक्सेस मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जो कंपनीज शॉर्टकट अप्लाई करती हैं,
उन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ही होता है। 13वां, क्या कंपनी की ग्रोथ को इक्विटी फाइनेंसिंग की जरूरत है? कंपनी के पास इतना कैश होना चाहिए कि वो अपनी कैपिटल की जरूरतों को पूरी कर सके। इस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा कि अगर कंपनी की जरूरतों के लिए कैश पूरा नहीं है तो कंपनी आज नहीं तो कल दिवालिया हो सकती है। 14, क्या मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स से तभी खुलकर बात करती है जब सब कुछ सही चल रहा हो? कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जो कि हमेशा प्रॉफिट में रहे, लेकिन हां, मैनेजमेंट से उम्मीद की जाती है कि वो किसी भी तरह की परेशानी या डाउनफॉल के वक्त सच बताए, यानी जो है जैसा है वही इन्वेस्टर्स के सामने रखे। अक्सर जो कंपनीज अपने फेलियर को लेकर ऑनेस्ट होती हैं, उनके पास एक वेल डिवाइज्ड प्लान जरूर रहता है जिससे वो अपने प्रॉब्लम को हैंडल कर पाती हैं, और वही कंपनीज अपने नुकसान को लेकर भी ऑनेस्ट होती हैं जिनके पास अगला स्टेप लेने के लिए पहले से प्लान रेडी होता है। 15वां, क्या कंपनी के पास ऐसा मैनेजमेंट है जिसकी ईमानदारी पर कोई उंगली न उठा सके? ऐसे न जाने कितने ही तरीके हैं जिससे कंपनीज अक्सर अपने शेयर होल्डर्स को चीट करके खुद की जेब भर लेती हैं। इस फ्रॉड का पता लगाने के लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या कंपनी ओनर सिर्फ अपने रिश्तेदारों को ही हायर पोजीशन में रखते हैं और उन्हें काम से ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। एक और तरीका है, यह पता करें कि क्या कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी मार्केट रेट से ज्यादा में खरीदी है या रेंट पर ली है। अगर इन सवालों के जवाब गड़बड़ लगते हैं तो समझ जाइए कि ऐसी कंपनी में आपको भूल कर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, व्हाट टू बाय, चैप्टर 4 एंड 5। फिशर आगे और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि हमें किस टाइप के स्टॉक्स लेने चाहिए और कब लेने चाहिए, यानी कि राइट टाइम। साथ ही वो ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम मिनिमम रिस्क के साथ हाई प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। कई इन्वेस्टर्स की आदत होती है कि वो इन्वेस्टमेंट से पहले उतना टाइम और एनर्जी स्पेंड करके जांच पड़ताल करने की जहमत नहीं उठाते। अक्सर आदमियों को अपनी जॉब से ही फुर्सत नहीं मिलती और औरतों को अपने घर के काम से। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों में उतनी सीरियसनेस देखने को नहीं मिलती जितनी की जरूरी है, और नतीजा ये होता है कि लोगों को स्टॉक्स के बारे में या तो आधी अधूरी नॉलेज होती है या फिर कई तरह की गलतफहमियां। लोगों का सारा ध्यान बस प्रॉफिट में लगा होता है। उन्हें यह याद ही नहीं रहता कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं है। इसीलिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम कम से कम रिस्क लेकर बेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा एफर्ट करें ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। मान लो कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो अगर आप 50 माइल पर आवर की स्पीड से जाते हो तो शायद आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप 100 माइल पर आवर की स्पीड से जाते हो तो आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा। तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप रिस्क लेकर कम से कम टाइम में पहुंचना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि कम रिस्क वाले स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होंगे या फिर एक्चुअल वर्थ से कम में बिक रहे होंगे, पर वो ये भूल जाते हैं कि इसका कंपनी के प्रोस्पेक्ट से रिलेशन होना चाहिए। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट बिजनेस को ज्यादा टाइम और एफर्ट नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो बेहद बिजी होते हैं। ऐसे में उन्हें किसी को हायर करना चाहिए जो उनका इन्वेस्टमेंट बिजनेस संभाल सके, पर यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं वो किसी गलत एडवाइजर को न चुन लें जो उन्हें प्रॉफिट कम और नुकसान ज्यादा करा दे। एक्सपर्ट ऐसा होना चाहिए जिसे इन्वेस्टमेंट की फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, ना कि कोई ऐसा जो किसी रिस्की बिजनेस में तुक्के से प्रॉफिट कमा गया हो। तो अब जबकि आप जान ही चुके हैं कि आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं, तो अब आपको यह भी बता दें कि स्टॉक्स लेने का सबसे राइट टाइम कौन सा है। अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए न सिर्फ आपको बेस्ट स्टॉक्स देखने चाहिए बल्कि टाइमिंग पर भी नजर रखनी चाहिए। तो ये आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जो कि टेम्पररी प्रॉब्लम फेस कर रही हो। जैसे मान लो कि एक प्लांट है जो कि अपने शेड्यूल से पीछे चल रहा है। क्या आपको लगता है कि ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है या फिर परमानेंट? डेफिनेटली टेम्पररी है। टेम्पररी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं और वो बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते। लेकिन आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जवाब है कि आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब कंपनी के सारे खर्चे ऑलरेडी पेड हों और कंपनी ग्रो करती हुई लगे।
टाइमिंग भी स्टॉक मार्केट के ओवरऑल सिचुएशन को देखकर ही डिटरमाइन होती है। लेकिन क्या ये एक अच्छा डिसीजन है? नहीं। जब तक आप किसी खास इवेंट जैसे ग्रेट डिप्रेशन जैसे दौर से न गुजर रहे हो, तब तक आपको स्टॉक मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके दो कारण हैं। पहला, जो इन्वेस्टमेंट आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में कर रहे हैं, पहले से सोच समझकर लिया गया डिसीजन हो, जबकि दूसरी तरफ पूरे स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन सिर्फ आपके स्पेकुलेशन यानी अंदाजे पर बेस्ड होगी। दूसरी बात, स्टॉक मार्केट चाहे अपनी बेस्ट पोजीशन में ना भी हो, तो भी जो स्टॉक आप सोच समझकर चुनेंगे वो आगे चलकर अच्छा ही परफॉर्म करेंगे। तो व्हेन टू बाय के बाद बढ़ेंगे व्हेन टू सेल, ये समझने के लिए चैप्टर 6 और 7 फिशर राइट टाइम और राइट सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं जब हमें स्टॉक बेचने चाहिए। एक इन्वेस्टर को ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए स्टॉक्स को बेचने का डिसीजन लेना चाहिए। पहला, अगर स्टॉक आपको उतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे जितना कि पहले लग रहे थे, तो शायद आपसे गलती हो गई है। तो गलती जितनी जल्दी सुधार ली जाए उतना अच्छा है। कई बार लोगों का ईगो उन्हें ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है जब उन्हें अपनी गलती नजर नहीं आती। लेकिन नुकसान से हमें ना तो अपना कॉन्फिडेंस खोना चाहिए और ना ही हमें ऐसे निराश होना चाहिए, बल्कि ऐसे राइट स्टेप्स लेने चाहिए ताकि गलती सुधारने का मौका मिल सके। दूसरा, जब स्टॉक से हमारे इन्वेस्टमेंट का मकसद पूरा ना हो रहा हो। कई बार कंपनीज अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल एक्सपैंड कर चुकी होती हैं, जिसके बाद वो ग्रो करना बंद कर देती हैं, और कई बार कंपनी का मैनेजमेंट गिरने लगता है। तब ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स और ज्यादा होल्ड करके नहीं रखने चाहिए। तीसरा, क्या कंपनी के पास कोई बेटर इन्वेस्टमेंट है? ऐसे डिसीजंस काफी डेंजरस प्रूव हो सकते हैं, इसलिए प्रॉपर और केयरफुल रिसर्च के बाद ही कोई स्टेप उठाना चाहिए। इसके अलावा भी कई कारण होते हैं जिनकी वजह से लोग अपने स्टॉक्स बेच देते हैं। पहला कारण यह है कि उन्हें लगता है कि मार्केट डाउन जाने वाली है। जैसा कि अभी अभी मैंने मेंशन किया था आपको कि स्टॉक मार्केट के बेसिस पर अपने स्टॉक्स परचेज नहीं करने चाहिए, तो सेम इसी तरह से आपको स्टॉक मार्केट को देखकर के स्टॉक्स बेचने भी नहीं चाहिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के नाते ये बात खास मैटर नहीं करती कि मार्केट क्या कहती है, क्योंकि आपको अपनी चॉइस से चलना है, जो कि कभी ना कभी तो प्रॉफिट देगी ही। सेकंड रीजन यह है कि लोगों को लगता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गए हैं। एक कंपनी की रैपिड ग्रोथ किसी भी खास मौके से जब वो ओवर वैल्यूड हो गया हो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पर आपका गोल होना चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। आपका गोल ये नहीं है कि जैसे ही स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए अपने स्टॉक्स बेच दो। थर्ड रीजन यह है कि जब प्राइस में भारी उछाल आता है, स्टॉक की करंट वैल्यू से आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्राइस में स्टॉक लिया था, क्योंकि स्टॉक्स की करंट वैल्यू ज्यादा मैटर करती है, न कि वो प्राइस जिसमें आपने परचेज किया था। तो व्हेन टू सेल को समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज 5 डोंट्स फॉर इन्वेस्टर्स। चैप्टर 8, 9 एंड 10। अब फिलिप ये बता रहे हैं कि एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको क्या नहीं करना है। एक इन्वेस्टर होने के नाते 5 डोंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, प्रमोशनल कंपनीज के चक्कर में ना पड़ें। प्रमोशनल कंपनीज वो होती हैं जो नई नई लॉन्च होती हैं और अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहती हैं। ये नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करती हैं या एकदम नए मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रही होती हैं, इसलिए इनमें इन्वेस्ट करना रिस्की होगा। दूसरा, एक अच्छे स्टॉक को सिर्फ इसलिए इग्नोर मत करो कि ये ओवर द काउंटर ट्रेंड हो रहा है। ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी स्टॉक्स वो हैं जो दो पार्टी के बीच डायरेक्टली खरीदे और बेचे जाते हैं। ये स्टॉक्स एक्सचेंज में लिस्ट नहीं होते और लोग सोचते हैं कि ये स्टॉक्स काफी रिस्की होंगे, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ओटीसी स्टॉक मिल जाए जो अच्छा प्रोस्पेक्ट लगे तो उसे परचेस करने में कोई हर्ज नहीं है। तीसरा, सिर्फ इसलिए स्टॉक मत खरीदना क्योंकि आपको एनुअल रिपोर्ट देखने में ठीक लग रहा है। लोग अक्सर एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं और उसमें लिखे शब्द और फॉर्मेट को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन किसी कंपनी के सुंदर सुंदर चार्ट देखने का मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो एक अच्छी कंपनी साबित होगी।
चौथा, ये मत सोचना कि अगर कोई स्टॉक अगर अर्निंग से ज्यादा हाई प्राइस में बिक रहा है तो ये इस बात का इशारा है कि अर्निंग की फ्यूचर ग्रोथ में पहले से ही प्राइस काफी हद तक डिस्काउंटेड है। इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं, एक अच्छी कंपनी के बाद में बेटर प्राइस अर्निंग रेशियो में बिकने के ज्यादा चांसेस होंगे। करंट पीई रेशियो बेशक कुछ ज्यादा हाई लगे, लेकिन कंपनी ग्रो करती रहेगी तो उसके साथ साथ उसके प्राइस भी इंक्रीज होते रहेंगे। पांचवा, थोड़े से प्राइस के फर्क को मुद्दा मत बनाइए। इसे समझाने के लिए चलिए एक रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल यूज करते हैं। 20 साल पहले की बात है, एक जेंटलमैन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में 100 शेयर खरीदने गया। उस वक्त शेयर 35.5 के प्राइस पर क्लोज हुए थे। वो स्टॉक लगातार सेम प्राइस पर क्लोज हो रहा था और वो जेंटलमैन इतना पे नहीं करना चाहते थे। आज वही स्टॉक्स 500 के हो गए हैं, तो कुछ डॉलर बचाने के चक्कर में वो आदमी $46,500 का प्रॉफिट कमाने से चूक गया। अगर हम इसे उस प्रॉफिट से कंपेयर करें जो कि गेन किया जा सकता था, तो ये छोटा सा फर्क कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए कुछ पैसे बचाने की खातिर गोल्डन चांस हाथ से मत जाने दीजिए। इसके अलावा ऐसे 5 पॉइंट्स और हैं जो आपको याद रखने होंगे। पहला, डाइवर्सिफिकेशन पर ज्यादा स्ट्रेस ना करें। ये आइडिया कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट के चक्कर में लोग अक्सर डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी अलग अलग कंपनीज के शेयर ले लेते हैं। लेकिन इन सब शेयर्स को मेंटेन करना और हैंडल करना इतना इजी भी नहीं है। एक इन्वेस्टर को यह याद रखना चाहिए कि कुछ गलतियां हमसे हमेशा होंगी, इसलिए कुछ हद तक ही डाइवर्सिफाई करें। दूसरा, जंग के समय पर परचेज करने से डरे नहीं। जब भी कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती है या जहां जंग की पॉसिबिलिटी नजर आती है, तो इसका असर कहीं ना कहीं हमारे स्टॉक मार्केट पर भी जरूर पड़ता है। लेकिन ऐसे माहौल में भी शेयर खरीदने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वॉर से खुद को कोई बड़ा फायदा नहीं होता। लेकिन हां, उस वक्त पैसे की ज्यादा वैल्यू भी नहीं रहती, इसलिए स्टॉक्स के प्राइस ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। तीसरा, अपने गिलबर्ट और सलिवन को न भूलें। इसका मतलब यह है कि आपको उन चीजों पर ध्यान नहीं देना है जो मैटर नहीं करती। ज्यादातर इन्वेस्टर्स 52 हफ्तों के हाई और लो प्राइसेस देखते हैं और फिर करंट प्राइस से पिछले वीक के प्राइस को कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन इससे आपको कंपनी के बारे में कुछ भी पता चलने वाला नहीं है। अलग अलग चार्ट सिर्फ ये शो करेंगे कि मार्केट में स्टॉक्स की क्या पोजीशन है। इससे कंपनी की असल वर्थ तो आपको फिर भी पता नहीं चलने वाली है। चौथा, एक जेन्युइन ग्रोथ स्टॉक परचेज करते वक्त टाइम के साथ साथ प्राइस को कंसिडर करना ना भूलें। अच्छी कंपनीज अक्सर ओवर प्राइस्ड होती हैं, इसलिए बेटर है कि ओवर प्राइस होने से पहले ही स्टॉक्स खरीद लिए जाएं और ग्रोथ होने के पहले स्टॉक्स लेना एक राइट डिसीजन होगा। पांचवा, भीड़ को फॉलो मत कीजिए। भीड़ किसी भी स्टॉक को ओवर प्राइस बना देती है और नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि भीड़ को फॉलो करने के बजाय आप खुद के ऑप्शन चूज करो। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं समरी के सेकंड पार्ट पर। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स स्लीप वेल, द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट, चैप्टर 1 एंड 2। फिशर यहां बताते हैं कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट और सेकंड डायमेंशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें रिस्क कम से कम होता है और इन्वेस्टमेंट ज्यादातर परचेजिंग पावर को सेफ रखता है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के कई डायमेंशन होते हैं जिन्हें चेक किया जाना चाहिए। कंजर्वेटिव स्टॉक का फर्स्ट डायमेंशन है कि कंपनी की एक्टिविटी में डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करने के लिए फर्स्ट डायमेंशन को 4 सब डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं: लो कॉस्ट प्रोडक्शन, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, आउटस्टैंडिंग रिसर्च और टेक्निकल एफर्ट, और चौथा फाइनेंशियल स्किल्स। कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक लो प्रोडक्शन कंपनी होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर कंपनी बुरे दौर से गुजरे तो लो कॉस्ट प्रोडक्शन कंपनी को हायर कॉस्ट प्रोडक्शन कंपनी के मुकाबले कम नुकसान उठाना पड़ेगा। कंपनी को अपनी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में केयरफुल रहना होगा।
इसमें लगातार अपने कस्टमर की जरूरतों के हिसाब से बदलाव करना या तालमेल बैठाने की एबिलिटी होनी चाहिए, जो कि एडवर्टाइजिंग से या सेल्समैन कॉल करके या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अचीव किया जा सकता है। यह डिपेंड करता है कि बिजनेस किस टाइप का है। पहले टेक्निकल एबिलिटी सिर्फ साइंटिफिक ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज तक ही लिमिटेड थी, पर वक्त के साथ आज ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को टेक्निकल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है। आज हमें बेटर और नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स यूज करने होते हैं ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम किए जा सके। साथ ही फाइनेंशियल स्किल्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एवरेज से ज्यादा फाइनेंशियल स्किल्स वाली कंपनीज के पास दूसरी कंपनियों से ज्यादा एडवांटेज होता है। ये अपना टैलेंट यूज करके एकदम सही फिगर्स का पता लगा सकती हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा वगैरह वगैरह। इस तरह ये कंपनीज मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती हैं। साथ ही एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी क्रिएट कर सकती हैं जो उन्हें किसी भी खतरे की इंफॉर्मेशन पहले ही दे देता है। सेकंड डायमेंशन उन लोगों से डील करता है जिनकी वजह से रिजल्ट मिलते हैं, और ये उन लोगों की क्वालिटी है जो एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे हर चीज डिसाइड होती है। एक सच्चा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट वो है जिसे एक ऐसा एग्जीक्यूटिव लीड करे जो कि कंपनी की लॉन्ग टर्म की ग्रोथ को लेकर के डेडिकेटेड हो। इस टाइप की कंपनी का पता लगाने के लिए 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन कंपनीज में जरूर होने चाहिए। पहली बात तो यह है कि कंपनी इस बात के लिए रेडी रहे कि टाइम के साथ हमें चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। कई चीज जो पहले के टाइम में कारगर थी जरूरी नहीं है कि आज भी उतनी ही इफेक्टिव हों। इसलिए यह जरूरी है कि बदलते वक्त के साथ कंपनी भी एडजस्ट कर सके और वक्त के साथ कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से अपनी पॉलिसी भी बदलती रहे। कंपनी की हमेशा यही कोशिश रहे कि उसका हर एम्प्लॉय ये फील करे कि ये कंपनी उसके लिए बेस्ट है। जब सबको इक्वल और अच्छे से ट्रीट किया जाता है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, चाहे वो ब्लू कॉलर एम्प्लॉय हो या व्हाइट कॉलर। सबको एक जैसी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए और कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, मैनेजमेंट डिसिप्लिन फॉलो करता हो। कई सारी कंपनीज क्लेम करती हैं कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, लेकिन असल में वो होती नहीं है। उन्हें साल के अंत में सिर्फ अकाउंट रिपोर्ट में बड़े बड़े नंबर्स शो करना होता है। लेकिन जो कंपनी वाकई में ग्रोथ ओरिएंटेड होती है उनका फोकस अपने बिजनेस को फैलाने से ज्यादा अपने करंट प्रॉफिट पर रहता है। नेक्स्ट चैप्टर है द थर्ड डायमेंशन, चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6। फिशर आगे थर्ड एंड फोर्थ डायमेंशन ऑफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। थर्ड डायमेंशन एक बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनमें से एक है इकोनॉमिक सेल। मान लो कि 2 कंपनी हैं, ए और बी। ए 1 महीने में 10 लाख यूनिट बनाती है और बी 1 महीने में 1 लाख यूनिट बनाती है। अब क्योंकि ए ज्यादा यूनिट बनाती है तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से कम आएगी और कंपनी के स्केल को भी ध्यान में रखना होगा। लो प्रोडक्शन कॉस्ट कंपनी को इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ दे सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि जब भी कोई कंपनी एक खास टाइम पीरियड में अपने गोल्स को अचीव करती है तो इसे कई पोटेंशियल कॉम्पिटिशंस फेस करने पड़ते हैं। अगर पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली में मार्केट में एंटर करते हैं तो वो एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको यह पूछना होगा कि आपकी कंपनी ऐसा क्या कर सकती है जो बाकी नहीं कर सकती। अगर जवाब है कुछ नहीं, तो बाकी कंपनीज भी मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए कूद पड़ेंगी और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी ये इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं होगा। फोर्थ डायमेंशन प्राइस अर्निंग रेशियो है। यह अर्निंग पर शेयर और करंट प्राइस का रेशियो होता है। इस इंडेक्स को ठीक से न समझने की वजह से कई बार लोग $1 बिलियन का नुकसान उठाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी कंपनी का $1 पर शेयर प्राइस है और उसकी अर्निंग $10 पर शेयर है, तो उन सालों में बाकी कंपनीज ने ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाया, बल्कि ये कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसने अचानक रातों रात अच्छा परफॉर्म करना शुरू नहीं किया था। इस कंपनी की काफी पुरानी हिस्ट्री रही है, इसने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं और काफी स्ट्रगल के बाद आज ये कंपनी उस मुकाम तक पहुंची है। लेकिन नेगेटिव रिव्यू से प्राइस अर्निंग रेशियो इंक्रीज होकर के 22 रह जाएगा, जो कि काफी ज्यादा है।
इसलिए लोग शायद ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचेंगे, वो भी सिर्फ पीई रेशियो से डर कर, जिसका रियल वर्ल्ड में कोई काम नहीं है। स्टॉक्स की अपनी जो वैल्यूएशन होती है वो उसकी अट्रैक्टिवनेस पर, उस कंपनी पर जिसका वो स्टॉक है और खुद कंपनी पर बेस्ड होता है। लेकिन इंडस्ट्री की इमेज गिरती चढ़ती रहती है। जैसे ग्रेट डिप्रेशन के दौरान केमिकल कंपनीज की पीई रेशियो काफी हाई थी, लेकिन इन कंपनीज ने कई अमेजिंग प्रोडक्ट्स भी बनाए, जैसे डीडीटी, नायलॉन और सिंथेटिक रबर। एक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अप्रेजल के लिए किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यह ध्यान में रखना कि प्राइस अर्निंग रेशियो आपको यह नहीं बताएगा कि आगे क्या होगा, बल्कि जो फाइनेंस कम्युनिटी मानती है वही होगा। जैसे मोटोरोला को उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से इन्वेस्टर्स ने एकदम नकार दिया था, पर बाद में ये एक ग्रेट कंपनी साबित हुई। इसीलिए मार्केट क्या सोचता है इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि उसकी सोच इस बात की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। पार्ट 3, ओरिजिन्स ऑफ फिलॉसफी, चैप्टर 1। फिशर इस चैप्टर में अपनी खुद की इन्वेस्टिंग स्टोरी को एक्सप्लोर करते हुए बताते हैं कि कैसे उन्हें पहली बार स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। वो कहते हैं कि बचपन में ही मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया था। मेरी मां अपने भाई बहनों में सबसे छोटी और 8वें नंबर पर थी, और मेरे पिता अपने भाई बहनों में सबसे छोटे 5वें नंबर पर। जब मैं पैदा हुआ तब तक सिर्फ मेरी दादी ही जिंदा थी। खैर, मैं उनके बेहद करीब था और मैं अक्सर उनसे मिलने जाता था। एक दिन की बात है कि जब मेरे अंकल दादी से मिलने आए हुए थे, तब उन्होंने दादी को बिजनेस मार्केट की न्यूज देते हुए बताया कि मार्केट का असर उन स्टॉक्स पर भी पड़ने वाला है जो मेरी दादी ने खरीदे थे। मेरे अंकल के जाने के बाद दादी ने मुझसे कहा कि आई एम सॉरी, तुम्हें हमारी बोरिंग बातें सुननी पड़ी। लेकिन मैंने कहा कि मुझे उनकी बातें काफी इंटरेस्टिंग लगी। इस बात को कई साल बीत गए, लेकिन आज भी जब भी मैं उनकी बातचीत को याद करता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरी दादी के पास जो थोड़े बहुत शेयर थे उन्हें लेकर वो कितना परेशान हो गई थी, और मेरे अंकल कितनी अनप्रोफेशनल बातें कह रहे थे। पर उनकी बातचीत से मेरे अंदर ज्यादा जानने की इच्छा पैदा हो गई थी। इसी इंटरेस्ट की वजह से मैंने 1920 के बुल मार्केट में कुछ डॉलर कमाए। मेरे फादर, जो कि एक फिजिशियन थे, उन्हें मेरा इन्वेस्टमेंट बिजनेस पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना एक जुआ है और मुझे इसकी लत लग सकती है। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि चांस लेकर अपनी किस्मत दांव पर लगाते हैं। 1927 में मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में एडमिशन लिया। प्रोफेसर बोरिस एमेट हमें साथ लेकर सैन फ्रांसिस्को के कुछ बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस विजिट करने के लिए ले गए थे। मैं उन्हें कई प्लान्स पर ड्रॉप करने जाता था और रास्ते में उनसे बातचीत करते हुए उनसे काफी कुछ सीखा था मैंने। हर हफ्ते वापस स्टैनफोर्ड आकर वो मुझे बताया करते कि किस कंपनी के बारे में वो क्या सोचते हैं। वो मुझे अपने बिजनेस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया करते थे, और मैंने उनसे बहुत सी नई चीजें सीखी जो कि बाद के सालों में मेरे बड़े काम आई। 1928 की गर्मियों की बात है। एक इंडिपेंडेंट बैंक ने हमारे स्कूल से इन्वेस्टमेंट में ट्रेनिंग लिए हुए ग्रेजुएट को भेजने की रिक्वेस्ट की, लेकिन उस वक्त हमारे स्कूल में ऐसा कोई ग्रेजुएट नहीं था। हालांकि जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला तो मैंने स्कूल से रिक्वेस्ट की कि वो मुझे भी एक मौका दें। मुझे बतौर स्टैटिस्टिशियन काम करना था। वहां काम करते हुए मुझे काफी कुछ सीखने का मौका मिला, और अपनी गलतियों से मैंने काफी कुछ सीखा भी। 1930 में मुझे एक ऐसी सैलरी का ऑफर मिला जिसे रिजेक्ट करना बड़ा मुश्किल था। इस जॉब को करते हुए मुझे अच्छे स्टॉक्स की जानकारी हासिल करने का काफी टाइम मिला। 1930 में क्रिसमस से पहले इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होने की वजह से फर्म को बंद करना पड़ा, और तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर है लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, चैप्टर 2। फिशर अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, जो हमें फिर से एक बार उन लेसन्स की तरफ ले जाते हैं जो हमने अभी तक सीखे हैं, और हमें यह समझ में आता है कि फिशर ने किस तरह से ये रूल्स बनाए थे। वो लिखते हैं कि मैं जब बैंक में काम करता था तो एक बार मैंने सुना कि 3 अलग अलग कंपनीज ने मिलकर एक ब्रांड न्यू कंपनी, जिसे फूड मशीनरी कॉर्पोरेशन कहते थे, खोलने का फैसला लिया है। 1931 में जब मैं अपने छोटे से बिजनेस के लिए मौके की तलाश में था तो फूड मशीनरी कॉर्पोरेशन की तरफ मेरा ध्यान गया।
ये एक स्ट्रांग और बड़ी कंपनी थी जो कि अपना बिजनेस काफी अच्छे से हैंडल कर रही थी और कंपनी का फ्यूचर भी काफी ब्राइट लग रहा था। लेकिन मेरे अर्ली परचेज मुझे रिस्की लग रहे थे, इसीलिए मैंने 3 ईयर रूल निकाला। इस रूल के हिसाब से मैं अपने क्लाइंट से कुछ भी खरीद सकता हूं और वो लोग तुरंत रिजल्ट को जज नहीं करेंगे, बल्कि 3 साल तक वेट करेंगे। अगर इन 3 सालों में मैंने उन्हें मनचाहे रिजल्ट नहीं दिए तो वो मुझे फायर कर सकते थे। 1955 में मैंने 2 कंपनीज के कुछ शेयर खरीदे, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और मोटोरोला। आज टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूसर कंपनी है, जबकि मोटोरोला दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी बन चुकी है। हालांकि मार्केट में मोटोरोला की पोजीशन कुछ खास नहीं है, पर इसने बाद में काफी अच्छा परफॉर्म किया। उस वक्त कंपनी में ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिली। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान मुझे काफी इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिले। उनमें से एक था छोटे फर्क के ऊपर ध्यान मत दो, यानी 8 क्वार्टर्स वाली प्रिंसिपल्स। मैंने अपने क्लाइंट को फूड मशीनरी कॉर्पोरेशंस के शेयर्स लेने को कहा। वो मान गया, पर उसने मुझसे पूछा कि आज दोपहर स्टॉक किस प्राइस पर क्लोज हुआ था। मैंने कहा 34.5 पर। तो उसने कहा कि वो $33 से $1 भी ज्यादा खर्च नहीं करेगा। मैंने उसे 2 बार कॉल करके स्टॉक्स लेने को कहा, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कुछ ही हफ्तों के अंदर प्राइस 50% से ऊपर पहुंच चुके थे। उसके बाद स्टॉक्स दोबारा उस प्राइस पर नहीं आए जिस प्राइस में वो खरीदने से मना कर रहा था। नेक्स्ट चैप्टर है द फिलॉसफी मैच्योर्स, चैप्टर 3 एंड 4। फिशर यहां अपनी टीचिंग को एक समरी के तौर पर रखते हुए एक कंक्लूडिंग नोट पर अपनी बात खत्म करते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान मैंने डिसाइड किया कि मैं कंपनीज के मामले में अपनी चॉइस को अब लिमिटेड कर दूंगा। मुझे लग रहा था कि जंग के बाद आने वाले सालों में केमिकल इंडस्ट्री बूम पर होगी, इसलिए मैंने अपनी चॉइस सिर्फ 3 कंपनीज तक ही रखी और फाइनली 2 केमिकल कंपनीज को सिलेक्ट करने का डिसीजन लिया। मुझे इस कंपनी की पॉलिसीज पसंद आई थी। वॉर के टाइम पर क्लाइंट्स को तुरंत रिजल्ट दे पाना काफी मुश्किल होता था। खुद मैंने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने की गलती की थी जिसके बारे में मुझे कोई खास नॉलेज नहीं थी। लेकिन 1970 आते आते मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी काफी हद तक डेवलप हो चुकी थी। मैं अब समझ चुका था कि मुझे एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर कैसे बनना है। एक इन्वेस्टर जहां लॉन्ग रन में अनयूजुअल पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखता है, वहीं एक ट्रेडर सिर्फ बुरे प्रोस्पेक्ट से बचकर चलना चाहता है। मैं समझ सकता था कि लोग मार्केट को डिस्क्राइब करने के लिए एफिशिएंट टर्म क्यों यूज करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए चलिए मैं उन दिनों का एग्जाम्पल लेता हूं जब मैं स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर हुआ करता था। एक बार मैंने अपनी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप को लेटर ए से स्टार्ट करते हुए उन सारे स्टॉक्स की लिस्ट बनानी थी जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थे, और सेकंड ग्रुप को लेटर टी से ऐसा करना था। हर स्टूडेंट ने 4 स्टॉक्स के लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस देखे और उन्हें नेक्स्ट डे से कंपेयर किया। तो स्टॉक्स के बीच का जो डिफरेंस नजर आ रहा था वो काफी ज्यादा था। तो भला ऐसे में मार्केट कैसे एफिशिएंट परफॉर्म कर सकती है जब उसके स्टॉक्स के बीच में ही इतना डिफरेंस है? अगर वो वाकई में एफिशिएंट होते तो एक ही तरह के सारे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस सेम होती। कुछ सालों बाद जब मैंने भी सेम एक्सरसाइज परफॉर्म की तो मुझे भी सेम टाइप के रिजल्ट्स मिले थे। अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को डेवलप करने के पहले मैंने खुद कई चीजें एक्सपीरियंस की हैं और अपनी गलतियों से काफी कुछ सीखा है। कुल मिलाकर अपने इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को नीचे कुछ पॉइंट्स में समराइज कर सकता हूं। सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनके फ्यूचर को लेकर कुछ अच्छे प्लान्स हों। लेकिन जब मार्केट किसी कंपनी की ट्रू वर्थ नहीं समझती तो अगर मैनेजमेंट में कुछ कमी ना हो तो आप स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हो। गलतियां सबसे होती हैं, इसलिए गलती करने से डरो मत, क्योंकि यही आपको असली नॉलेज देगी। लास्ट में मैं कहूंगा कि आपकी सक्सेस आपके हार्डवर्क, ईमानदारी और इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। ये खूबियां किसी के अंदर या तो कम होंगी या ज्यादा, पर हम इन सब खूबियों को अपने अंदर डेवलप जरूर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं अब इस समरी के कंक्लूजन की ओर।
ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के शुरुआती सपोर्टर्स में से एक फिलिप फिशर को वॉरेन बुफे भी पसंद करते हैं। तो इस समरी ने आपको एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनने के बारे में सिखाया। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम मिनिमम रिस्क लेकर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपने इसमें बेस्ट इन्वेस्टर्स की टीचिंग्स पढ़ी हैं और अब आप खुद भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एकदम रेडी हो गए हैं। इस समरी एक इन्वेस्टिंग गाइड की तरह है जिसमें उन लोगों के एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं जिन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा था। इसीलिए इनकी गाइडेंस से आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 100% सक्सेसफुल होगी। तो इसी के साथ अब आपसे जानना चाहूंगा कि इस समरी को सुनते हुए आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा या कौन से पॉइंट को